हेलो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए हिंदी का सिलेबस डिस्कस करना। तो हमारा सेशन है 2022-23। हमारा विषय है हिंदी ऐच्छिक, क्लास है 11th और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न। क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पुस्तक के अनुसार अंक विभाजन कर दिया है कि किस पुस्तक में से कितने नंबर का पेपर आने वाला है या किस पुस्तक को कितनी वेटेज दी गई है। उस हिसाब से आपको थोड़ी सी आसानी होगी कि किस पुस्तक को ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है। सबसे पहली आपकी जो मेन बुक है अंतरा भाग 1, उसमें से 32 नंबर का पेपर रहने वाला है। अंतराल भाग 1, उसमें से 8 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। थर्ड आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से 22 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 प्रश्न होते हैं, 18 नंबर के टोटल वो प्रश्न हैं। और आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का। इस तरीके से कुल मिलाकर के 100 अंक आपके हिंदी के सिलेबस के पूरे होते हैं, यानी 80 नंबर का आपका टोटल रिटर्न पेपर है और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन रहने वाला है। चलिए बात करते हैं सत्र के अनुसार भारांक का डिवीज़न कैसे होगा, यानी मिड टर्म में और एनुअल टर्म में किसको कितना वेटेज मिलेगा। मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे उसके कितने नंबर आपके जुड़ेंगे, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसके कितने नंबर आपके जुड़ेंगे, ये समझते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 11th के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया आप कह लीजिए या परीक्षा का पैटर्न आप कह लीजिए हिंदी के लिए जो डिसाइड किया है वो इस तरीके से है। जो पहला सत्र है जिसको हम मिड टर्म के नाम से जानते हैं, जो अक्टूबर में शुरू होने वाला है, कुल 40 अंक का उसका भारांक होगा। 40 अंक के भारांक में परीक्षा को जो है 30 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 10 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे, यानी जितने भी नंबर का पेपर होगा उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इंटरनल को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया गया है। 10 नंबर मिड टर्म के साथ हैं और 10 नंबर जो है एनुअल टर्म के साथ हैं। तो मिड टर्म जो है आपका टोटल 40 नंबर का हो गया और एनुअल टर्म जो है आपका टोटल 60 नंबर का हो गया। उसमें परीक्षा आपकी 50 नंबर में कन्वर्ट कर दी जाएगी और 10 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं। इस तरीके से अगर सत्र के अनुसार देखें तो डीओई ने 11th के हिंदी के सिलेबस को 40 और 60 में डिवाइड किया है। 40 नंबर मिड टर्म के और 60 नंबर एनुअल टर्म के। चलिए डिस्कस करते हैं परीक्षा का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। सबसे शुरू में अपठित गद्यांश और पद्यांश हैं जो कि कुल 18 नंबर के हैं। इसमें से अपठित गद्यांश जो है 10 नंबर का है, यानी कोई कहानी कोई लेख में से एक पैराग्राफ उठा करके आपको दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आधारित 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इसी तरीके से एक कविता का भाग आपको दे दिया जाएगा, उस कविता पर आधारित 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब इस प्रकार अपठित गद्यांश और पद्यांश के कुल 18 नंबर हैं। चलिए बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से आपका पेपर कैसा रहने वाला है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से कुल 22 नंबर का पेपर आपको मिलेगा। पहले मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, उसके बाद उन चैप्टर्स में से किस तरीके के प्रश्न आएंगे ये लिखा है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपकी बुक के जो हैं उसमें से 5 MCQ आपको मिलेंगे और वो टोटल 5 नंबर के होंगे। तो पहले और दूसरे चैप्टर में से केवल MCQ आने वाले हैं और वो कुल 5 नंबर के होंगे। उसके बाद आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। सेकंड यूनिट है सृजनात्मक लेखन नाम से और उस यूनिट में है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। इसी तरीके से आपकी थर्ड यूनिट है व्यवहारिक लेखन, उसमें है चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। ये 5 चैप्टर हैं जिसमें से बड़े प्रश्न आपको मिलेंगे और वो प्रश्न कौन कौन से हैं, किस तरीके के हैं। सबसे पहला है दृश्य लेखन, 5 नंबर के लिए। एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर आपको कोई दृश्य बनाना है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद है पत्र, स्ववृत्त लेखन, रोजगार के लिए आवेदन पत्र। तो ये जो है लेटर वाली श्रेणी में आते हैं। इसमें आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा, इसमें आपको अपना बायोडाटा लिखना होगा, इसमें रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखना होगा और पत्र जो है केवल 5 नंबर का है। अगला टॉपिक है प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यव्रत। ये कुल 3 नंबर के लिए हैं। और अंत में इन्हीं पाठों के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इसमें एक इंटरनल चॉइस होगी, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और वो 4 नंबर के होंगे। इस प्रकार हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक को 22 नंबर में डिवाइड किया गया है। 5 नंबर के MCQ और बाकी जो है आपको
लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दृश्य लेखन और पत्र लिखना है। अब बात करते हैं हमारी मेन बुक की, अंतरा। अंतरा जो मैंने बताया आपको 32 नंबर अंतरा में से आपको मिलने वाले हैं। तो अंतरा 2 भागों में डिवाइड है, गद्यखंड और पद्यखंड, यानी एक भाग में कविताएं हैं और एक भाग में आपके चैप्टर्स हैं। दोनों को इक्वली डिवाइड किया गया है। 16 नंबर की कविताएं हैं और 16 नंबर के चैप्टर्स, पाठ, कहानियाँ जो भी है वो 16 नंबर के हैं। तो देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं कविताओं में से। कविताओं में से बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, यानी कविताओं पर आधारित 6 MCQ होंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 4 नंबर के होंगे, यानी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 आपको करने हैं जो कि 4 नंबर के होंगे। और उसके बाद एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, ये है 6 नंबर के लिए। ये एक नया टॉपिक है, 10th तक हम व्याख्या नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन 11th और 12th में ये एक नया टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस होता है, एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। कविता की कुछ लाइनें आपको दे दी जाएंगी, उन लाइनों को कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, ये सब बातें आपको बतानी होती हैं। वो 6 नंबर का एक टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स में से किस तरीके का पेपर आपका रहने वाला है। पाठों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के। जिस तरीके से कविता पर आधारित प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार पाठों पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले 6 नंबर के MCQ हैं, उसके बाद पाठ पर आधारित 2 प्रश्न हैं, उसी तरीके से यानी 3 प्रश्न हैं, 3 में से 2 करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, 4 नंबर छोटे क्वेश्चन आंसर्स के हो गए, और एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। एक पाठ में से, एक लेख में से एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है किसने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या कहानी है और इसमें लेखक का क्या मैसेज है। इस तरीके से आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी बुक पर, जिसका नाम है अंतराल। और अंतराल जो है कुल 8 अंक के लिए आपकी बुक है। अंतराल पर बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 3 नंबर के। सबसे पहले अंतराल में से 5 MCQ आपको करने होंगे। उसके बाद जो है 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे 3-3 नंबर के। उन दोनों प्रश्नों में से एक आपको करना होगा जो कि टोटल 3 नंबर के लिए होगा। इस तरीके से अंतराल में से कुल 8 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर में आने वाले हैं। मैंने सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से ही डिवाइड कर दिया है कि मिड टर्म में क्या आएगा और आपके फाइनल टर्म में क्या आएगा। 11th में जो मिड टर्म में पूछ लिया गया है वो चैप्टर फाइनल टर्म में नहीं पूछा जाएगा। ग्रामर रिपीट हो सकती है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक रिपीट हो सकती है, लेकिन जो चैप्टर अंतरा और अंतराल में से आपके मिड टर्म में आ चुके हैं वो फाइनल टर्म में नहीं आएंगे। इसको ध्यान में आपको रखना है। ऑरेंज कलर की जो आउटलाइन है ये हमारा सिलेबस है मिड टर्म के लिए। चलिए सबसे पहले अंतरा भाग 1 को देखते हैं। सबसे पहले गद्यखंड की बात करते हैं। पहला चैप्टर है प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह, उसका नाम है। दूसरा पाठ लिखा है अमरकांत ने, पाठ का नाम है, कहानी का नाम है दोपहर का भोजन। तीसरा पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई ने, पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाले। और चौथा पाठ है रंगेय राघव, उनकी कहानी का नाम है गूंगे। तो गद्यखंड में से मिड टर्म में ये 4 चैप्टर आपके रहने वाले हैं। बात करते हैं काव्यखंड की। काव्यखंड में चैप्टर नंबर 10 जो है कबीरदास ने लिखा है, कविताओं वाला पहला चैप्टर है। और कबीरदास की 2 कविताएं, 2 पद आपके सिलेबस में हैं। पहले पद का नाम है अरे इन दोहुन राह न पाई और दूसरे पद का नाम है बालम आओ हमारे गेहरे। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है सूरदास ने लिखा है बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 और 2 पद इनके भी आपके सिलेबस में हैं। खेलन में को काको गुसैया और दूसरा है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। तो सूरदास के ये दोनों पद। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, देव ने लिखा है और 3 पद, 3 कविताएं आपके सिलेबस में हैं जिनके नाम है हंसी की चोट, सपना और दरबार। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है संध्या के बाद। तो ये 8 चैप्टर आपके टर्म 1 में रहने वाले हैं, 4 गद्य के और 4 कविताओं वाले पोर्शन में से। बात करते हैं आपकी दूसरी बुक की अंतराल भाग 1। अंतराल में केवल 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और दूसरा चैप्टर आपके टर्म 1 के लिए चूज़ किया गया है। मकबूल फिदा हुसैन उसके राइटर हैं और कहानी या जीवनी का नाम है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। बात करते हैं अगली बुक की अभिव्यक्ति और माध्यम और रचनात्मक लेखन में से क्या कुछ आपको करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म के लिए। पहला चैप्टर जनसंचार माध्यम और लेखन, पाठ का नाम है जनसंचार माध्यम। जो मैंने
पेपर का पैटर्न डिस्कस किया था और उसमें ये बताया था कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो फर्स्ट टर्म में एक चैप्टर को रखा है और सेकंड टर्म में दूसरे चैप्टर को रखा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में पहला चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर के एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। दूसरी इकाई है सृजनात्मक लेखन की, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 था, लेकिन फर्स्ट टर्म में चैप्टर नंबर 9 है और उसमें है डायरी लिखने की कला। थर्ड यूनिट में व्यवहारिक लेखन है और इसमें पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15 इनके नाम लिखे हुए हैं। पार्ट नंबर 14 है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया और पार्ट नंबर 15 में स्वव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित व्यवहारिक लेखन। तो इस तरीके से अभिव्यक्ति और माध्यम नामक बुक में से फर्स्ट टर्म में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, 14 और 15 ये 4 चैप्टर आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से आने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो रचनात्मक लेखन वाला हमारा पोर्शन बचा है, दी गई घटना के आधार पर दृश्य लेखन, 5 नंबर का टॉपिक है जो आपको दृश्य लेखन लिखना है। वो फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है। दूसरा है पठित और अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद है काव्यांश और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास। सप्रसंग व्याख्या वाला जो प्रश्न है वो अंतरा में से आने वाला है, कविताओं में से भी और पाठों में से भी। बात करते हैं फाइनल टर्म की कि फाइनल टर्म में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, क्या सिलेबस रहेगा। पैटर्न सेम है फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का भी। सिलेबस की बात करते हैं। अंतरा भाग 1 में से 5वां चैप्टर है सुधा अरोड़ा ने लिखा है, ज्योतिबा फुले चैप्टर का नाम है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, खाना बदोश कहानी का नाम है। चैप्टर नंबर 8 पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, उसकी माँ कहानी का नाम है। और पार्ट नंबर 9 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और चैप्टर का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इस तरीके से ये 4 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में गद्य खंड के हैं। काव्य खंड की बात करते हैं। महादेवी वर्मा की 2 कविताएं हैं आपकी बुक में, लेकिन आपके सिलेबस में सेकंड टर्म में एक कविता को लिया गया है। उस कविता का नाम है जाग तुझको दूर जाना। एक कविता इनकी हटा दी गई है सिलेबस से। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, नागार्जुन ने लिखा है और उनकी कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। अगली कविता है श्रीकांत वर्मा ने लिखी है, हस्तक्षेप उस कविता का नाम है। और आखिरी कविता है धूमिल ने लिखी है, घर में वापसी। इस तरीके से 4 कविताएं और 4 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में हैं। जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताए हैं केवल वही चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया है, राइटर का नाम मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपकी बुक में जो भी चैप्टर है वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो इसका ध्यान रखेंगे। जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं नाम लेकर के, केवल वही आपके सिलेबस में है। बात करते हैं अंतराल भाग 1 की। अंतराल में मैंने बताया था केवल 3 ही चैप्टर हैं, एक चैप्टर हटा दिया गया है, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो था वो फर्स्ट टर्म में है और ये थर्ड चैप्टर है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, आवारा मसीहा, ये जीवनी है, ये आपके सेकंड टर्म में है। बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम और रचनात्मक लेखन में सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा। पहली इकाई में से हमारा दूसरा चैप्टर है जनसंचार माध्यम और लेखन नाम की जो इकाई है उसमें दूसरा चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम। इसमें से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। दूसरी यूनिट है सृजनात्मक लेखन, इसमें से चैप्टर नंबर 10 है कथा और पटकथा लेखन। तीसरी इकाई है व्यवहारिक लेखन, इसका चैप्टर नंबर 15वां चैप्टर जो है ये दोबारा से रिपीट हो गया है। फर्स्ट टर्म में भी इसके जो टॉपिक थे स्वव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टर्म में भी हैं और सारी चीज़ें आपको सेकंड टर्म में भी करनी है। तो पार्ट नंबर 15 जो है फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है। और पार्ट नंबर 16 शब्दकोश, संदर्भ, ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ये आपके चैप्टर का नाम है। 16 चैप्टर ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से रहने वाले हैं। तो कुल 4 चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपको सेकंड टर्म में मिलने वाले हैं। उसके बाद रचनात्मक लेखन का जो भाग है, दी गई घटना के आधार पर दृश्य लेखन। फर्स्ट टर्म में भी हमने दृश्य लेखन वाला प्रश्न अटेम्प्ट किया है और सेकंड टर्म में भी दृश्य लेखन आपको मिलेगा। उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश वाला एक प्रश्न है और उसके बाद काव्यांश और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या जो है वो आपको केवल अंतरा में से करनी है। इस तरीके से हमारा पूरा 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। 2 टर्म में डिवाइड किया गया है उसको। और 20 नंबर का जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन वाला पोर्शन है, आंतरिक मूल्यांकन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है श्रवण तथा वाचन और दूसरा है परियोजना कार्य। तो
पहले टर्म में श्रवण और वाचन और दूसरे टर्म में आपको कोई परियोजना कार्य दिया जाएगा, कोई फाइल और कोई परियोजना आपको बनाने को दी जाएगी और वो आपको बनानी है। इस तरीके से 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया 11th क्लास का हिंदी ऐच्छिक विषय का सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न, टर्म 1 में क्या आएगा सिलेबस, टर्म 2 में क्या आएगा, दोनों का भारांक क्या रहने वाला है, टर्म 1 को कितने नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, सेकंड टर्म को कितने नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, पेपर के अनुसार बुक्स कितने कितने नंबर की हैं और कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टर्म में डिवाइड हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है आसान भाषा में। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद।